जय श्री हरि। आज का विषय वही है जिस पर मैं आपसे बहुत समय से बात कर रही हूँ, लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने लगभग साल भर पहले एक युवती से सुना था, उसके विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। इस लड़की ने, इस नवयुवती ने, लगभग 25-26 वर्ष की होंगी इस समय ये, इनसे मेरी बात हो रही थी वर्जिनिटी को लेकर। आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, इसका जो अप्रोच है उसके विषय में। तो मेरा प्रश्न उससे ये था कि वर्जिनिटी क्या तुम लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट है? डजंट मीन एनीथिंग टू यू? वर्जिनिटी, चेस्टिटी, इस तरह के शब्दों को तुम लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं देते क्या आजकल? तो उसने जो मुझे जवाब दिया, उसका स्टेटमेंट ये था, मैं एग्जैक्टली वही आपको बताऊंगी। उसने कहा कि आवर बॉडीज आर मोर डिस्पेंसिबल देन आवर इमोशंस, ये उसने कहा। तो उसके ये बोलने पर मैं ना आपको सच बताऊं, साल भर से मैं ये सोच रही हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। जो समझ में आया उसके आधार पर मुझे लग रहा है बिल्कुल रेलेवेंट है कि मैं आपसे इस समय ये बात कर लूँ। जब वो लड़की ये कहती है कि आवर बॉडीज आर मोर डिस्पेंसिबल देन आवर इमोशंस, वो ये साफ साफ स्पष्ट मानती है कि बॉडी और इमोशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग। वन हैज़ नथिंग टू डू विद द अदर, ऐसा वो सोचती। तभी तो वो ये कहती है कि जब मैं बॉडी किसी के साथ शेयर करती हूँ, किसी को अपनी बॉडी को एक्सेस करने देती हूँ, सो आई एम कीपिंग माई इमोशंस इंटैक्ट। शी इज़, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट शी बिलीव्स। अब हम पहली ही बात जो कर रहे हैं इतने समय से, वही इस स्टेटमेंट के पीछे की भ्रांति को हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है। हम ये जानते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, और मन भी ऊर्जा है, शरीर भी ऊर्जा है, दोनों अलग अलग बैंडविड्थ की ऊर्जाएं हैं, ये अलग बात है, लेकिन हैं ऊर्जाएं। और इस समय हम तो तीसरी डायमेंशन की ऊर्जा को भी देख रहे हैं, जो शरीर और मन, इन दो डायमेंशंस के बीच का इंटरफेस है, जिसके विषय में इस समय हम स्टडी कर रहे हैं। दैट इज द प्राण ऊर्जा। सो प्राण ऊर्जा इज द इंटरफेस जिसके कारण शरीर से मन और मन से शरीर के बीच में ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है। यही कारण है कि कुछ ही पलों के अंदर अंदर अर्जुन जी जैसा महायोद्धा बिल्कुल एक विम्प बन के हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसका शरीर उसके इमोशंस को तुरंत रीड कर लेता है, उसके इमोशंस की एनर्जी को तुरंत शरीर ग्रहण कर लेता है। सो बॉडी बीइंग मोर डिस्पेंसिबल देन इमोशन, ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि वी नीड टू टेल दीज गर्ल्स। जब कोई लड़की सेक्सुअल एसोसिएशन बनाती है तो वो ये सोचकर बनाती है कि मैं केवल अपने शरीर को बांट रही हूँ, केवल मेरा शरीर इन्फ्लुएंस होगा, केवल मेरा शरीर असर लेगा, मेरे इमोशंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस मूर्खता को कृष्ण के 13वें अध्याय में कहे हुए एक स्टेटमेंट से मैं आपको बिल्कुल खोलकर बताती हूँ कि कितनी बड़ी मूर्खता है। एनर्जी फील्ड को हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। कृष्ण इसी एनर्जी फील्ड के विषय में 13वें अध्याय में अर्जुन जी से कहेंगे कुछ डिटेल में। हम उसको 13th चैप्टर में ही जाके देखेंगे, लेकिन इस समय जितना हमारे लिए रेलेवेंट है उतनी बात मैं ज़रूर करूँ। अर्जुन जी कुछ बातें पूछते हैं जिसके जवाब में कृष्ण उनको बताते हैं इस फील्ड के बारे में, इस एनर्जी फील्ड के बारे में। वो क्या कहते हैं? वो दो शब्द बोलते हैं, एक कहते हैं क्षेत्र, दूसरा वो शब्द जो प्रयोग करते हैं वो है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र यानी कि फील्ड, और क्षेत्रज्ञ यानी कि वो जो उस फील्ड का ज्ञान रखे, यानी somebody who can take cognizance of that field, the perception of that field। उस फील्ड को जो परसीव करता है वो है क्षेत्रज्ञ। सो वन इज द फील्ड एंड द अदर इज द नोअर ऑफ द फील्ड। नोअर ऑफ द फील्ड ही है जो अलग है, बाकी फील्ड जिसको वो बताते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। क्या कहते हैं कृष्ण? पहले मैं वो आपको बताऊं। कृष्ण कहते हैं पंचभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। सो इसमें वो सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। 5 भूतों से बना हुआ आपका शरीर, आपका ईगो प्रिंसिपल, आपकी बुद्धि, एंड द अनमैनिफेस्ट जो नेचर है, जो नेचर के जो गुणों के थ्रू जो आप अलग अलग प्रकार के आपके अंदर चीज़ें क्रिएट होती हैं, जो विकार पैदा होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, जिसको गुण कहा जाता है, उसको अव्यक्त कहा गया। दैट इज अनमैनिफेस्ट पार्ट। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि इंद्रियाणि दशैकम च। सो दशैकम मीन्स 11 इंद्रियों की बात वो करते हैं। हम 5 इंद्रियां तो हम सब जानते हैं, बट यहाँ पर कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, यानी एक तो है जिनके द्वारा हम अपने फील्ड को बाहर की ऊर्जाओं के साथ एंगेज करवाते हैं इन एक्टिव मोड। तो वो हो गई आपकी कर्मेंद्रियां, जिसमें आपके हाथ पैर, आपका एनस वगैरह वगैरह आ जाते हैं। दूसरा है वो इंद्रियां जिनके द्वारा आप बाहर की ऊर्जाओं को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यानी आप परसीव करते हैं। ये आपकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आप कॉग्निजेंस लेते हैं आसपास का, अपने फील्ड का और आसपास के फील्ड का। सो ये हुआ आपका ज्ञान इंद्रिय।
सो 5 + 5 10 तो ये हो गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और दशैकम यानी 11th जो है वो है मन। मन इज ऑल्सो एन इंद्रिय, मन इज द मास्टर इंद्रिय। तो ये 10 + 1 इंद्रियां एंड ऑल दैट दीज इंद्रियाज, ये जो सेंसेस जिसको परसीव करेंगे वो सब कुछ इसी फील्ड का पार्ट है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो इच्छा और द्वेष क्या होता है आपके अंदर? या तो किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। किसी चीज़ की आपके अंदर या तो इच्छा होती है या आपको बिल्कुल उससे एवर्जन होता है। कोई चीज़ या तो आपको अच्छी लगती है सुख, या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती दैट इज दुख। ख, जब ख शब्द लगाया जाता है ना दैट मीन्स कंजम्पशन। सुख मतलब समथिंग विच इज गुड टू कंज्यूम, दुख समथिंग विच इज नॉट गुड टू कंज्यूम, विच इज पेनफुल टू कंज्यूम। सो आपकी डिजायर, आपका एवर्जन, आपका प्लेजर, आपका पेन, ये सब कुछ आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी इंद्रियों के जितने भी परसेप्शन के चैनल्स हैं, ये सब कुछ कृष्ण कहते हैं आपका एक क्षेत्र है। तत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। उसी क्षेत्र के अलग अलग विकार इनके साथ मिलाकर ब्रीफली कृष्ण बता देते हैं दिस इज द फील्ड। उस एनर्जी फील्ड में जिन चीजों को जोड़ा गया है वो सब कुछ ही है आपका एनर्जी फील्ड। दैट इज द ऑल दैट यू हैव, दैट इज ऑल दैट यू हैव। वही है जिस पर आपका अधिकार है। अब आप इस एनर्जी फील्ड में रहते हुए अपना तो संज्ञान लेते ही हैं कि अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, अब मुझे वैसा अनुभव हो रहा है, अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो बाहर के फील्ड्स हैं, दूसरे फील्ड्स हैं, ऐसे जैसे मेरा फील्ड है वैसे आपका एक फील्ड है, ऐसे हर किसी को अलग अलग फील्ड जो मिले हुए हैं। मेरा फील्ड दूसरे के फील्ड का संज्ञान क्यों ले सकता है? क्योंकि मेरे फील्ड में उसके फील्ड का ज्ञान लेने की क्षमता है। बिकॉज आई एम द नोअर ऑफ द फील्ड। मैं केवल इस फील्ड का ही ज्ञान नहीं ले सकता, मैं दूसरे के फील्ड का भी ज्ञान ले सकता हूँ, यानी मेरा फील्ड दूसरे के फील्ड का भी ज्ञान ले सकता है। जब कोई लड़की ये कहती है कि माई बॉडी इज मोर डिस्पेंसिबल देन माई इमोशंस, तो सबसे बड़ी गलती वो ये करती है कि बॉडी और माइंड को वो अलग कर देती है। बॉडी से माइंड अलग ही नहीं है। जो जो आपका शरीर करता है उसमें हर समय हर पल आपका मन आपके साथ होता है। वो किसी भी डायमेंशन में हो, सुख महसूस करे, दुख महसूस करे, लेकिन वो होता है। आपको ऐसा कुछ करना पड़े जो आपको अच्छा लगता है तो मन आनंदित है, आपको ऐसा कुछ करना पड़े जो आपको अच्छा नहीं लगता तो मन दुखी है, लेकिन मन वहाँ है, मन इंक्लूडेड है हर जगह आपके साथ। मन के इमोशंस आपके शरीर को हर जगह फॉलो कर रहे हैं। मन आपके शरीर तक ही कन्फाइंड नहीं है। कृष्ण जब कहते हैं फील्ड, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि वो फील्ड के अंदर, फील्ड इतना इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाला हो सकता है। क्योंकि यदि आज की तारीख में मुझे बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को ये बताया जाए कि कोई ऐसी चीज़ है, लेट्स से मंगल पर कोई कॉलोनी बन रही है और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर ये होने वाला है, किसी के मन में जो फैसिनेशन क्रिएट होगा, जो इच्छा क्रिएट होगी, वो उतनी दूर जो अभी हुआ ही नहीं है, जो समय के भी जोन के बाहर है हमारे, उसके प्रति उसके मन में जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि मन तो वहाँ तक भी जा सकता है, मंगल ग्रह तक भी जा सकता है। सो परसेप्शन जब स्त्री किसी दूसरे पुरुष का लेती है, उससे पहले वो अपना परसेप्शन लेती है, और जो परसेप्शन लेती है वो अपने इमोशन का परसेप्शन लेती है। इमोशन बिल्कुल ग्रोस फिजिकल नीड भी यदि उस लड़की को अनुभव हो रही है जो उसको किसी पुरुष के पास लेकर जा रही है, तो ये मानकर चलिए कि जो सबसे पहली चीज़ है वो उसके इमोशनल लेवल पर आ रही है। उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है, शरीर की इच्छा को फील करने की भी जो कॉग्निजेंस की जो फैकल्टी है वो भी आपके मन और इंटेलेक्ट की फैकल्टी है। तो मेरा शरीर क्या मांग रहा है ये भी आपका मन और आपको बुद्धि आपको बता रहे हैं। तो पहली चीज़ जो आप एक्सपोज करते हो, पहली चीज़ जो आप प्रस्तुत करते हो किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज योर इमोशन। इमोशन ही है पहली चीज़ जिसको लेकर आप कहीं पर भी जाते हो, वट एवर इट इज़। सो अब आपने फिजिकली, मान लीजिए बिल्कुल कैजुअल रिलेशनशिप्स आपने किसी के साथ बनाए, किसी के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यू थॉट दैट योर बॉडी इज़ वेरी डिस्पेंसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बॉडी तो डिस्पेंसिबल होती है। हुआ क्या है, सेक्रल चक्र, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो शायद आज पहली बार देख रहे हैं, या उनके लिए जिनके साथ आप इसको शेयर करेंगे, प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे मैं नॉर्मली नहीं कहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि आई बिलीव इन द अल्टीमेट AI। यूट्यूब की AI पे मैं रिलाई नहीं करती, मैं उसकी AI पे विश्वास करती हूँ जिसके चैनल के रूप में मैं चाहती हूँ काम करना। पर इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लड़कियों के साथ स्पेशली। सो जब सेक्रल चक्र, इसको आप जब समझते हैं तो सेक्रल चक्र दो बिल्कुल बड़े बड़े आपके जो फंक्शंस, वन योर आइडेंटिटी, योर सेल्फ आइडिया, योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, मैं कौन हूँ, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके इमोशंस हैं ये आपका सेक्रल चक्र संभालता है। और आपकी जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन का जो जितना भी है वो आपका चैनल ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेशन, योर सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन, योर डिज़ायर्स, योर वेज ऑफ
expressing yourself through your sexual faculty, everything is the domain of your sacral chakra. तो जैसे ही आपका sacral चक्र, जब आप सेक्सुअल यूनियन में जाते हैं तो sacral चक्र इन्वॉल्व होता है. आपका sacral चक्र आपके सेल्फ के आइडिया को भी होल्ड करता है. यानी whatever you believe yourself to be or whatever yourself actually is a department of the sacral चक्र. जब दूसरा व्यक्ति sacral चक्र आपके sacral चक्र के साथ मिलाता है सेक्सुअल यूनियन के थ्रू, because genitals are डिपार्टमेंट ऑफ द sacral चक्र. तो जब पुरुष और स्त्री का sacral चक्र आपस में मिलता है genitals के मिलन के रूप में, हमें याद रखना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष एनर्जी फील्ड्स के रूप में बिल्कुल अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं. स्त्री रिसेप्टिव एनर्जी फील्ड है, पुरुष अग्रेसिव एनर्जी फील्ड है, एक्टिव एनर्जी फील्ड है. और ये स्त्री के फिजिकल स्ट्रक्चर से भी दिखता है. स्त्री को जो गर्भ दिया गया है, उसका जो वूम है, उसका जो गर्भाशय है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है रिसेप्टिकल वाला, बिकॉज शी हैज टू रिसीव एंड द मैन हैज टू गिव. दैट इज व्हाई देयर सेक्सुअल स्ट्रक्चर इज आल्सो अकॉर्डिंगली. तो स्त्री कितना ही वो सोच ले मैं तो बड़ी अल्फा फीमेल हूँ वगैरह वगैरह, बट प्रॉब्लम इज आपका जो एनर्जी फील्ड है बाय नेचर, जिसको क्रिएट ही ऐसे किया गया है, जो एनर्जीज को रिसीव करने के लिए बनाया गया है, उसमें जैसे ही आप सेक्सुअल यूनियन में जाते हैं, भले आप कैजुअल जाएं या आप बहुत बड़े बड़े दिमाग में फैंटास्टिक आइडियाज़ लेकर जाएं कि हम बहुत अच्छे कपल गोल्स को मीट करेंगे और अब फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल यूनियन होता है वो व्यक्ति आपके अंदर अपनी ऊर्जा को डंप करता है. You receive all those energies. The girl receives, the feminine system receives all the energy vibrations of the masculine field. यही है नेचर का प्रोसेस. और इसका अल्टीमेट जो कल्मिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए किसी संतान के जन्म में. एनीवेज, तो अभी आप जब सेक्सुअल यूनियन करते हैं तो ये व्यक्ति आपके अंदर अपनी वाइब्रेशंस डाल देता है. वाइब्रेशंस डालने का मतलब आप समझते हैं, आपका फील्ड है वो सब कुछ जो कृष्ण ने बताया, एवरीथिंग इज यू, फाइन. दूसरे व्यक्ति ने अपने सेक्सुअल चक्र में जो वाइब्रेशंस ले रखी थी, जो एनर्जीज उसने अपने जिनसे वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो पुरुष, जब वो आपके सेक्सुअल चक्र में अपनी एनर्जीज को डंप करता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली एनर्जीज को डंप करता है. एक एग्जांपल दूं आपको. मान लीजिए लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत फन लविंग है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे स्वभाव की है, लेकिन जिस पुरुष के साथ उसका सेक्सुअल यूनियन हुआ वो बिल्कुल उसका उल्टा है. बहुत चिड़चिड़ा है, बड़ा पेसिमिस्टिक है, अचीवर भी नहीं है, जेलस है वगैरह वगैरह, इनसिक्योर है. ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जीज उसके अंदर डंप कर देगा. लड़की को कुछ नहीं पता चल रहा, उसको लग रहा है कि मैंने तो खाली अपना बॉडीली प्लेजर लिया, पर ये जो एनर्जी वाइब्रेशंस उसने आपके सिस्टम में डंप की हैं, जिस डायमेंशन पर जिस ऊर्जा को जाना है वो वहाँ पहुँच जाएगी. जिस ऊर्जा को फिजिकल लेवल पर आपको इन्फ्लुएंस करना है वो आपके फिजिकल लेवल पर रहेगी सेक्सुअल चक्र से. कैसे? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके यूटेरस, आपके फैलोपियन ट्यूब्स, आपके ओवरीज, इनसे जुड़े हुए किसी भी प्रॉब्लम के रूप में. वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबी चौड़ी संभावनाएं. और जो वाइब्रेशंस आपके इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर उस वाइब्रेशन पर है वो आपके इमोशंस पे चली जाएंगी. यानी जिन चीज़ों को आपकी बॉडी को डैमेज करना है वो बॉडी को डैमेज करेंगी, जिनको आपके मन को डैमेज करना है वो आपके मन को डैमेज करेंगे. आप बहुत कॉन्फिडेंट थी, बड़ी एम्बिशियस थी, लेकिन अब इस पुरुष के साथ सेक्सुअल यूनियन के द्वारा उसकी ऊर्जाएं आपके अंदर आई. अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो गया, सेल्फ एस्टीम भी कम हो गई, आपको भी इनसिक्योरिटी लगती, आप भी जेलस होने लगी, अब यू आर नॉट दैट फन लविंग एनीमोर, आपको मूड स्विंग्स होने लगे. इस तरह से आपने उन ऊर्जाओं को अपने अंदर रिसीव करके मैनिफेस्ट कर लिया. मैनिफेस्टेशन की साइंस को समझने वाला हर व्यक्ति कृष्ण की इस बात को याद रखे, जब कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ है भैया तुम्हारा फील्ड और इसी में तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस होने वाले, क्योंकि मेरा जितना मेरा घर है उसी में तो मैं करूंगी ना. मुझे चाहिए ऐसा फर्नीचर, ऐसी पेंटिंग, ऐसी लाइट्स, ऐसे प्लांट्स, तो वो मैं अपने घर में ही तो मैनिफेस्ट करूंगी ना, मैं दूसरे के घर में तो नहीं कर सकती. तो उसके लिए अगर मुझे चाहिए खास तरह की फ्लोरिंग, लेकिन मैं अपने घर में दूसरे से अलाउ कर देती हूँ कि वो दूसरे को अलाउ कर देती हूँ कि प्लीज़ आके आप मेरे घर को शौचालय की तरह यूज़ करो, आप मेरे घर को स्पिटून की तरह यूज़ करो, आपके जोन में है मेरे घर में कर लो. और फिर मैं मैनिफेस्टेशन भी अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का चाहती हूँ. वो आके मेरी दीवारों में पान थूक के चले जाएँ, और मैं चाह रही हूँ कि मेरी दीवारों पर मैं ऐसे ऐसे म्यूरल्स लगाऊँ, मैं ऐसी ऐसी पेंटिंग्स कराऊँ, ये वाली टेक्सचर्ड वॉल्स, वो वाला फलाना लाइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज इट पॉसिबल? दिस एग्जैक्टली हैपन्स जब आप अपने सेक्सुअल यूनियन को ये सोचकर कि मैं तो केवल बॉडी का प्लेजर ले रही हूँ, या हम तो केवल बॉडी के लेवल पे एंगेज करें, मेरे इमोशंस तो बिल्कुल आई कैन नॉट लेट माई इमोशंस बी डिस्पेंस्ड विद. तो उसमें आप कर क्या रहे हो? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कर रहे हो कि आप सबसे पहले तो अपने इमोशंस को प्रस्तुत कर रहे हो अगले को उन पर ट्रैम्पल करने के लिए. वो व्यक्ति आप किस भाव से उसके पास गए आपको नहीं पता, वो आपके इमोशंस को वैल्यू करता है नहीं करता है आपको नहीं पता. आप इमोशनली जिस कॉन्स्टिट्यूशन की है वो जानता भी है, आपको नहीं पता, लेकिन वो एक बात जरूर हो जाती है, वो अपनी एनर्जीज को आपके अंदर डंप जरूर कर देता है. तो जो आपका रिजल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या होने वाला है? पहली चीज सेक्रुअल चक्र के लेवल पर आप ऑपरेट कर रही थी.
तो आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बहुत लो वाइब्रेशन है, तो मैनिफेस्टेशन की जो कहानियां हैं वो उसी लेवल पर पहली बात होने वाली। दूसरी चीज, सेक्रल चक्र जब एक्टिवेटेड होता है ना, तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे जब एक चक्र एक्टिवेटेड हो गया तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह वहीं पर ज्यादा होगा, वहीं कंजम्पशन है, वहीं पे प्राण ऊर्जा बार बार आपको डिसिपेट करनी पड़ रही है, तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर के चक्रों पर कैसे जाएगी आपकी ऊर्जा। तो एक चीज तो ये हो गई कि ओवर एक्टिवेटेड सेक्रल चक्र आपको आपकी चेतना को हायर लेवल पे जाने नहीं देता। जो नेवल चक्र पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना इमोशंस का, हायर इमोशंस के लेवल पर, वो आपका नहीं हो सकता। जितनी गंदगी डंप कर रहा है ओवर एक्टिवेटेड सेक्रल चक्र के कारण, वो आप उनको ट्रांसम्यूट भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपका जो इंट्यूशन की फैकल्टी है वो गवर्न होती है आपके आज्ञा चक्र से और आपके ललाट चक्र से, और आपका जो गट फीलिंग जिसको कहा जाता है वो होता है नाभि चक्र या मणिपुर चक्र से। अब चूंकि आप तो हैं स्वादिष्ठान चक्र की बाशिंदा, वहीं पे रहती हैं आप, आपका सारा निवास ही वहीं पर है, तो अब मणिपुर चक्र तक तो आपकी चेतना आती ही नहीं है ना। गट फीलिंग भी गई, जितना आपके अंदर पहले हो सकता है गट फीलिंग रही, वो लड़कियों को दी जाती है ये इंट्यूशन की पावर, गट फीलिंग की पावर, पर अब वो आपने फर्स्ट यूनियन जिसके संग भी किया, जिस पुरुष के साथ आपका संबंध रहा, उसने जो ऊर्जाएं डंप की, because of that contamination, because of your own dwelling at the sacral chakra, it's not possible for you to be intuitive। अब आपका इंट्यूशन उतना जागृत नहीं रहेगा, धीरे धीरे वायरस उसके आपके सिस्टम में जो आ रहा है ना, आपके इंट्यूशन पावर खराब होने लगेगी, आपके परसेप्शंस में अब ऑल्टरेशंस आने लगेंगे, अब आपको वो चीज़ वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी वो है। वो अब जो नेक्स्ट व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, उसके आने से पहले, क्योंकि आप उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देती, एक गया कोई बात नहीं, थोड़े समय तक उसके लिए रोल एंड देन आई गो। एक वो गाना है ना, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सो ब्रेकअप इज ऑल्सो वेरी कैजुअल, करना ही क्या है, बस बॉडी इज सो डिस्पेंसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप जब सेकंड इस तरह की यूनियन में जाने वाली है, उससे पहले आपके अंदर सिस्टम में चेंजेस क्या हुए उस पर जरा ध्यान दीजिए। एक तो आपने सेक्रल चक्र के लेवल पर ऑपरेट करने के कारण अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही ग्रोथ बनाया हुआ है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे आप उम्मीद ना करें। दूसरी चीज, आपने जिस व्यक्ति को अलाउ किया एक्सेस, उसने आपके अंदर जो एनर्जी वाइब्रेशंस डंप की, उसके कारण आप बदल गई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदल गया। कुछ हिस्सा शरीर पर असर दिखाएगा, कुछ आपके माइंड पर असर दिखाएगा। देन द थर्ड थिंग इज, एज अ रिजल्ट, मान लीजिए ये जो आपका रिलेशनशिप था इस व्यक्ति के साथ, जब भी टूटा, जब भी खत्म हुआ, तो जो भावनाएं आपके मन में क्रिएट हुई, मान लीजिए वो नेगेटिव थी, मान लीजिए इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, मान लीजिए इसने आपको अपमान दिया, कोई भी नेगेटिव इसने आपको अनुभव दिया, तो वो अनुभव की ऊर्जाएं भी आपके अंदर क्रिएट हुई। आपका जो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन था पूरा हेवायर है, सब कुछ बदला हुआ है। पहले जो आप थी इस पुरुष से मिलने से पहले, अब आप वो नहीं है, आप बिल्कुल ऑल्टर्ड पर्सनालिटी है, ये समझ लीजिए। साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो आपको पता नहीं चल रहा है, आपके फिजिकल फीचर्स भी बदलने लगेंगे, आपकी आंखें, आपकी शक्ल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जिसको आप कह रहे हैं ना कि बॉडी तो डिस्पेंसिबल है, बॉडी डिस्पेंसिबल नहीं है। प्लस जो डिजीज और जो एलिमेंट्स आपके सेक्रल चक्र के ऊपर इस तरह की एनर्जीज को डंप करने के कारण, ना केवल आपके जेनेटल्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बल्कि आपके अपर चक्रों से जुड़े हुए अंगों पर भी आएंगे। वो तो एक भाग हो गया, प्लस साइकोलॉजिकली, मेंटली जो आप बदल गए वो। इसके साथ अब आप सेकंड व्यक्ति को जब आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे, तो एक ऑल्टर्ड पर्सन है जो ठीक से देख भी नहीं सकता, वो व्यक्ति कैसा है नेक्स्ट उसको नहीं पता। अब वो व्यक्ति लाल को हरा, नीले को नारंगी देखता है, ये लड़की, अब उसका परसेप्शन ठीक नहीं है, तो उसको वो लड़का जो डेंजरस नेक्स्ट आ रहा है, और जो वाइब्रेशन आपकी है उसी से मैचिंग लोग मैनिफेस्ट करेंगे। आप, ऐसा नहीं है कि आपने पहला एसोसिएशन किसी लो वाइब्रेटिंग व्यक्ति के साथ किया और आपकी वाइब्रेशन खुद भी लो हो चुकी है, अब कोई बहुत बड़ा देवदूत आपके जीवन में आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब वही वाइब्रेशनल मैच वाले लोग आपके जीवन में आएंगे जो बिल्कुल उसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में होंगे। वो आपको वैसे ही एक्सपीरियंसेस फिर देंगे, फिर ऊर्जाएं आपके अंदर डंप करेंगे, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे फॉर द वर्स, और फिर आपके अंदर जो एज अ रिजल्ट जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्रिएट होंगे, रिएक्शंस क्रिएट होंगे इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद, सेल्फ एस्टीम लेवल पर, इमोशनल आपके कंस्ट्रक्शन के लेवल पर, रिलेशनशिप्स के प्रति आपके अप्रोच को लेकर, इंसान के प्रति आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर, हर लेवल पर अब इस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदलता चला जाएगा। नाउ व्हेन इन अ सक्सेशन यू कंटिन्यू दिस, you become a completely different person। अब आप जो थी before the first sexual encounter, you are a completely different person after the nth sexual encounter। That is why हमारे समाज में, हिंदू समाज में, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, आप लोग इस बात को समझिए, यदि आप जवान लड़कियां हैं या आप माएँ हैं या टीचर्स हैं, प्लीज़ इसको शेयर करें। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारे पूर्वजों ने विवाह की परंपरा को डालने से पहले बहुत कुछ रीड किया, बहुत कुछ समझा, और उसको समझकर बहुत सोच समझने के बाद बड़ी दूरगामी प्रैक्टिसेस को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसमें से एक है विवाह की प्रैक्टिस।
विवाह में क्या होता है कि सेक्सुअल यूनियन होना है, बट उसके लिए भी एनर्जी वाइब्रेशनल मैच दिखाया जाता है हमारे समाज में, जिसको गुण मिलान कहा जाता है ना. सो बोथ द पीपल हु हैव टू कम टुगेदर एंड हु आर अलाउड दैट काइंड ऑफ सेक्सुअल यूनियन, बस ये दो ही लोग होंगे अब एक दूसरे के सेक्सुअल चक्र को इन्फ्लुएंस कर सकने के लिए, बस एक पति और एक पत्नी. Then their energy field is also given a lot of enforcement through the multiple ceremonies and the energy of blessings etc. given by the people, relatives, friends and all the loved ones. So ये है विवाह. इसलिए आपको विवाह की जो संस्तुति करती है, जो रिकमेंडेशन हमारा समाज करता है वो विवाह का, उसका कारण केवल यही है कि मल्टीपल लोगों से जब आप मिलते चलते हैं और केवल एनर्जी फील्ड ही आप यूं ही आप संगति में आप किसी के साथ रहते हैं ना, तो उसकी संगति का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता. क्या पड़ता है? क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत फाइन है और एनर्जी ट्रैवल करती है यहाँ से वहाँ. जो ज़्यादा रिसेप्टिव है, जो ज़्यादा वल्नरेबल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है, उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति की ऊर्जाएं पड़ेंगी. अब वो बुरा एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन है या भला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कहाँ पर हैं. इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल यूनियन में जाते हैं, वहाँ तो आपका न केवल एनर्जी फील्ड कंटेमिनेट होता है, बल्कि सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए आप अपने एंट्रेंस गेट पर हर किसी को अलाउ कर दिया, आ जाओ मेरे घर में, जो मन मैं करो, लूटपाट करो, तोड़ फोड़ करो, गंदगी मचाओ, पूरा तबाह कर दो, तहस नहस कर दो, मैं तो फिर इसके बाद मैनिफेस्टेशन भी कर लूँगी. कैसे कर लेंगी आप? आपके घर में तो उन्होंने शौचालय बनाया हुआ है. इससे भी बड़ी बात आप ये समझिए, जो रिसेप्टिव आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि उस रिसेप्टिव सिस्टम में किसी व्यक्ति को आगे रहना है आपकी संतान बनकर. मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात आपसे कर चुकी हूँ. सोच कर देखिए, यदि आप जो आपकी माँ है, आपको ये पता चले कि मेरी माँ के गर्भ में जाके जब मैं रही, उससे पहले न जाने कितने लोग उसमें गंदगी कर चुके थे. मीन्स योर फादर वॉज नॉट द ओनली पर्सन हु स्पर्म एंटर्ड योर मदर्स वूम्ब. हाउ वुड यू फील? एक छोटी सी कोठरी भी हम लोग लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं बिल्कुल साफ सुथरा नया नया हम लेंगे, किसी ने यूज़ ना किया हो, कोई इसमें रहा ना हो. और यहाँ बात हो रही है उस व्यक्ति की जो आपको माँ कहेगा, जो आपके गर्भ में आके रहेगा, जो उसका पहला घर होगा. वो घर आप उसको ऐसा दे रही हैं जिसमें सबकी एनर्जी डंप है, वो डंपस्टर है. स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो वो सुलभ शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय. एवरीबडी कैन हैव एक्सेस टू. आप जिसको भी अलाउ कर दो वो आके आपके सिस्टम में डंप करके जा सकता है. हाउ कैन यू से दैट योर bodies are more dispensable than your emotions? क्योंकि जो एनर्जीज डंप हुई हैं, ये तो आपके पहली चीज़ एज अ मदर जो आपका मैनिफेस्टेशन होना था इस लाइफ टाइम में, उसी में आपका सबसे घटिया आपका इवैल्यूएशन है. आप तो एक ढंग की माँ भी नहीं बन पाई. मतलब संतान को पहला आप क्या काम करते हैं? अपने पेट में रखने का काम करते हैं ना. आप तो अपने बच्चे को सही एक अच्छा हेल्दी साफ सुथरा गर्भ में नहीं दे सकती रहने के लिए. ये है आपका मैनिफेस्टेशन. And then all the energies that have been dumped into your system, they are going to manifest as some or the other physical ailment or disease. लड़कियां जो बहुत, आप ये वही बात है ना, एनर्जी रीड जब आप करते हैं, जब लड़कियां जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती हैं या जिनके अंदर सेक्सुअल इम्पल्स बहुत होता है, वो अगर आप एनर्जी परसीव कर सकते हैं ना, बहुत सेक्सुअल एनकाउंटर्स जिनके हुए होते हैं लड़कियों के, उनकी एनर्जी फील्ड बता देती है. इट्स अ हाईली polluted, highly contaminated energy system and it shows through every part of their being. यदि आपके पास परसेप्शन की फैकल्टी है तो आप फील कर सकते हैं कि लड़की शी इज़ नॉट अ वर्जिन या शी हैज़ बिन थ्रू मेनी एनकाउंटर्स. तो ये है आपकी बॉडी आपकी कहानी बता देती है. आप कैसे कह रही हैं कि बॉडी डिस्पेंसिबल ज़्यादा है? मन कम डिस्पेंसिबल है. एवरीथिंग दैट यू रिसीव इट बिकम्स यू. You being the knower of the field, being the person taking cognizance of the field, जिस फील्ड को मैनिफेस्ट करना है उसके नोअर आप हो, बस आप नोअर हो. बाकी उसमें जो आप करवा रहे हो उस पर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आगे जो मैनिफेस्ट होगा उसके लिए आप केवल नोअर ही रहने वाले हो. इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, तो आपको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, जिसके लिए आपकी डिज़ायर है, जिससे आपको एवर्जन है, लेकिन वो जो आपके जीवन में जब मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो बस आप केवल उनको फील कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी से मैच करने वाली वाइब्रेशन वाले सिस्टम आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे. वही चीज़ें आपके पास आएंगी जो आपका सिस्टम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता होगा. एज सिंपल इज दैट. एंड योर सिस्टम मीन्स योर फील्ड. योर फील्ड मीन्स एवरीथिंग दैट कृष्णा हैज टोल्ड ऑलरेडी. आपका फिजिकल बॉडी, आपके सारे सेंस परसेप्शंस, आपके सारे चैनल एनर्जी प्रोजेक्शंस के, आपके सारे चैनल्स एनर्जी परसेप्शंस के, आपका ईगो, आपका मन, ऑल एंड एवरीथिंग इज योर फील्ड.
एंड दैट फील्ड अगर उसमें कंटामिनेशन होता है सेक्सुअल यूनियन के द्वारा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके इमोशंस नहीं प्रभावित होते, या आप इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि इमोशंस को हम बहुत इंडिस्पेंसिबल मानते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख चुके हैं कि इमोशंस ही आपके जाते हैं बाजार में, इमोशंस ही सबसे पहले आपके अब्यूज़ किए जाते हैं, इमोशंस ही आपको मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण आप जाते हैं अपनी बॉडी को किसी के सामने प्रस्तुत करने या किसी के साथ शेयर करने के लिए। एंड देन वट एवर हैपन्स एज अ रिजल्ट, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन। सीधे सीधे आपके इमोशंस पर वो असर डालता है, आपके इमोशनल जो कंस्ट्रक्ट है वो उसी से इन्फ्लुएंस होता है, नया इमोशनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसी से तो डिसाइड होता है। सो आप ये तो मुगालते में रह गई ना कि अरे हमारे इमोशंस तो डिस्पेंसिबल नहीं, इसलिए हम अपनी बॉडीज़ को एंगेज कर लेते हैं। सबसे बढ़िया सिंपल आपका, यदि आपको बॉडी और माइंड इन दोनों को सही पर्सपेक्टिव में रखना है, सिर्फ एनर्जी फील्ड के साइंस को समझिए, साइंटिफिकली इस विषय को अप्रोच करिए। सेक्सुअल यूनियन केवल और केवल विवाह के संदर्भ में होना चाहिए, विवाह के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, फॉर ऑल द रीजंस दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। एंड ये सोचकर यदि आप अपने शरीर को बांटती हैं लोगों के साथ कि नहीं हम तो केवल शरीर को बांट रहे हैं, हम इमोशंस को अपने प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी वाली मूर्खता है। आपके इमोशनल लेवल पर जो चेंजेस आएंगे वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ऑल्टर कर देंगे, आप कुछ के कुछ और बन जाएंगे। फिजिकली आप जिन डिजीज़ को ले लेंगे उन एनर्जीज के डंप के कारण, उसकी तो मैं क्या ही बात आपसे करूं। प्लस आपकी जो अपीयरेंस है वो भी आप इसी जन्म में, इसी जीवन में इतनी बदल लेंगे इन एनर्जी डंप्स के कारण। लड़कियां जो पहले दिखती हैं ना और जो बन जाती हैं कई एनकाउंटर्स के बाद, कंप्लीटली डिफरेंट पीपल, फीचर्स वही दिखते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे आप कहेंगे अरे तुम कितनी बदल गई हो। क्योंकि कारण ये है कि वो सारी ऊर्जाएं आपके इस पूरे फील्ड को बदल रही हैं। आप कैसे दिखते हो, आप कैसा सोचते हो, आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो, आप चीज़ों को किस तरह से अपने दिमाग में समझते हो, इस सब पर उस चीज़ का असर आएगा जिसको आप कहते हो कि अरे हम तो केवल अपनी बॉडीज़ को डिस्पेंसिबल मानते हैं। उस सेक्सुअल यूनियन के द्वारा आप सब कुछ आप ऐसा शो कर रहे हो कि सब कुछ डिस्पेंसिबल है, आपके इमोशंस भी डिस्पेंसिबल है, और सबसे बड़ी बात आप तो खुद ही डिस्पेंसिबल हो। जो व्यक्ति आपको यूज़ कर सकता है टू रिलीज देयर इम्पल्सेस, तो आपकी वैसे भी क्या इज्जत है? सेल्फ रिस्पेक्ट ही कहाँ है आपकी? वो क्या इज्जत करता है आपकी? जो व्यक्ति आपको यूज़ करके छोड़ के चला जाता है और फिर आप एक नए को ढूंढने लगते हो कि अब मैं इसके साथ ही संबंध बनाऊंगी, तो एंड दिस कंटिन्यूज एंड फिर एज अ रिजल्ट कुछ समय के बाद फर्टिलिटी इशूज़, ये वो दुनिया भर की सब समस्याएं, डिप्रेशन, और फिर आप कहते हो कि पता नहीं मैंने क्या किया। सो अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द भगवद गीता एंड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द एनर्जी। एनर्जी एक ही है, मन और शरीर अलग नहीं है। शरीर जिसके साथ आप बांटते हो उसकी ऊर्जाओं के प्रति आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, सीधे आप सेक्सुअल चक्र के द्वारा उन ऊर्जाओं को आप खुला निमंत्रण देते हो। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदलता है, आपका फील्ड की वाइब्रेशंस पूरी बदलती हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस के अनुसार आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। सो द मैनिफेस्टेशंस आर नॉट गोइंग टू बी वेरी ग्रेट इफ द एनर्जी फील्ड इज नॉट ग्रेट, एज सिंपल एज दैट। सो आपके लिए एक ही ब्रह्म वाक्य है कि आपको अपनी वर्जिनिटी को बचाना है फॉर गुड मैनिफेस्टेशंस। आप अपने आप को सार्वजनिक शौचालय न बनने दें। इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग गुड एंड ग्रैंड, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय वाली वाइब्रेशंस पर यदि आप हैं, सबकी ऊर्जाएं आप अपने अंदर डब कर चुकी हैं, तो फिर इसके बाद आप ये सोचें कि मैं सार्वजनिक शौचालय का एंटीला बना ले जाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। मेक सेंस? आई थिंक सो एंड आई बिलीव सो। जय श्री कृष्ण।